लक्ष्मण रेखा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी चर्चा इस वक्त घर घर में हो रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए सियासी महकमा जुटा हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे जानने समझने के लिए हर जगह यूथ बात कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे जानने समझने के लिए महिलाओं में चर्चा हो रही है कि आखिर कौन लांघ रहा है लक्ष्मण रेखा। वो जो हिंदू पर्वों पर पत्थरबाजी करते हैं, या फिर वो जो लाठियां और तलवार लेकर बाहर निकलते हैं, वो लोग जो जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या फिर वो लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं जो हनुमान चालीसा को पढ़ने वालों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो घर घर में गूंज रहा है और इसलिए जरूरत है इस सवाल का जवाब ढूंढने की। आज जवाब ढूंढेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ, लेकिन सबसे पहले इस सवाल को उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी है, आइए आपको बताते और समझाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। वो 2 अप्रैल का दिन था जब देश भर में हिंदू नववर्ष का पावन पर्व मना रहे थे। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी। इसी बीच खबर आई कि राजस्थान के करौली में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने शोभा यात्रा पर हमला किया है। करौली से पत्थरबाजी और आगजनी के दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए। करौली में हिंदुओं पर हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सनातन के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी पर देश के कई राज्य इस्लामिक जिहाद की आग से सुलग उठे। मध्य प्रदेश के खरगोन तथा बड़वानी, गुजरात के साबरकांठा तथा आणंद, झारखंड के लोहरदगा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और जेएनयू सहित कई जगहों पर श्री राम नवमी को हो रहे पूजन पर भयावह हमले किए गए, जिससे देश की राजधानी दिल्ली तक दहल उठी। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदुओं द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा पर मस्जिद के सामने पथराव कर दिया गया। बोतल बम से हमले किए गए, गोलीबारी की गई। हिंदू त्योहारों पर हो रहे एक के बाद एक हमलों के कारण बढ़ते देश के आक्रोश के बीच शासन तथा प्रशासन द्वारा दंगाइयों पर एक्शन लेते हुए बुलडोजर प्रहार शुरू किया गया। खरगोन के दंगाइयों पर बुलडोजर चला तो राजस्थान में भी शोभा यात्रा पर हमला करने वाले दंगाइयों पर बुलडोजर प्रहार किया गया। अब बारी थी देश की राजधानी दिल्ली की, जहां के जहांगीरपुरी में भी दंगाइयों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो लिबरल वर्ग चीख उठा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा दिया। दंगाइयों पर शासन तथा प्रशासन के प्रहार के बीच खरगोन के हिंदुओं ने भी प्रतिकार शुरू कर दिया है। खरगोन के हिंदुओं ने दंगाइयों के आर्थिक बहिष्कार का संकल्प लिया है। ये सुदर्शन के उस अभियान की महाविजय है जिसके तहत सुदर्शन हमेशा से ही देश को हिंसा की आग में झोंकने वाले दंगाइयों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करता रहा है। आज से हम संकल्प लेते हैं विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा, चप्पल, अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ना ही उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। ओम विश्वानि देव सरितर दुरितानि प्रवासुव यद्भद्रं कन्नम आसुव। बोले वेद माता गायत्री की, परम सद्गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, नया समाज बनाएंगे। तो कौन रंग रहा लक्ष्मण रेखा, आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं, आज के पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत सीधे सीधे धनंजय जी आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी तस्वीरें थी, और उन तस्वीरों का जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया, मैंने अपनी ओपन एंकर में भी किया। मैं आपसे पूछूंगी, ये लक्ष्मण रेखा कौन लांघ रहा है और कहां जाकर इसे रुकना होगा? क्या आर्थिक बहिष्कार यही एक आखिरी कदम अब रह गया है? लावणी जी,
पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को और इस तरह के मुद्दे को बहुत सीरियसली आप लोग उठाते हैं, बहुत शिद्दत से उठाते हैं और बहुत डीप तक ले जाते हैं। लेकिन आप जिस रेखा की बात कर रही हैं, लक्ष्मण रेखा की, आप किस समाज की बात कर रही हैं, किन लोगों की बात कर रही हैं? लक्ष्मण रेखा वो किसी बाउंड्री को ही नहीं मानते। चीनो तुम्हारा हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा हमारा, वो किसी सीमा को मानते ही नहीं है, किसी बाउंड्री को नहीं मानते। इस्लाम किसी देश की बाउंड्री को नहीं मानता, वो दूसरों को जीने का हक नहीं देता है। काफिर को देखिए और मार दीजिए, सीधी जहां क्लियर कट है माईवे और हाईवे, वहां पर रेखा की क्या बात कर रही है? वहां कौन से लक्ष्मण रेखा की बात हो रही है? अभी आपके चैनल पे मैं खरगोन हिंसा को देख रहा था। खरगोन हिंसा वस्तुतः इस्लाम के शक्ति प्रदर्शन पर आधारित इस्लामिक प्रचार का हिस्सा है। भारत में 20 करोड़ का अल्पसंख्यक समाज आज सुनियोजित तरीके से शक्ति का उद्घोष कर बहुसंख्यक समाज को हतोत्साहित करने व डराने का प्रयास कर रहा है। इसमें एक जो नई बात निकल के आई है वो ये आई है पुलिस कर्मियों पर हमला, पुलिस पदाधिकारियों पर हमला करना। एक्चुअली तालिबान में अफगानिस्तान में कत्लो गारत कर गद्दी नशीन होने के बाद ऐसे वारदातों में बहुत इजाफा हुआ है। धनंजय जी, जो बातें आप कह रहे हैं ये तो देखिए जग जाहिर है, इसको जितना भी एक्सप्लेन किया जाए वो क्लियर आउट है। लेकिन सवाल ये है, जब मैं लक्ष्मण रेखा लांघने की बात करती हूँ, अभी मैं मुकेश जी के पास भी जाऊंगी और विस्तार से वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग लक्ष्मण रेखा लांघते हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जब उनके एवज में अगर कोई दूसरा बाहर निकलकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। क्या वहां पे एक लक्ष्मण रेखा नहीं टूटती है? ये तो हमें दूसरी तरफ भी तय करना होगा ना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और वहां पर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, यानी आपके ऊपर आरोप है कि क्या आप लक्ष्मण रेखा तोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? लावणी जी देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कहते हैं ना कुल्हाड़ी पर लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा न। जंगल को सिर्फ उससे नहीं काटते, कुल्हाड़ी नहीं काटते, उसके पीछे की लकड़ी जो है वो उसके काटने में महती योगदान निभाती है, बड़ी भूमिका निभाती है। तो समाज के जो पहले सो कॉल्ड झंडारदार थे हिंदुत्व के, सो कॉल्ड जो लोग थे, उनके जब विचारों में डायल्यूशन आया, जब वो विचारों से भटक गए तब ये समस्या बड़ी हो गई। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके समाज के अंदर ही जो दिमाग आपको चाट रहे हैं, जो कुछ पहले बाबा बनकर, कुछ शिकारी संत बनकर के आपको ये समझा रहे हैं कि हिंदू समाज का जो बल है उसको छीण कर रहे हैं। हिंदू समाज को चाहिए कि अपने पूर्वजों के पुण्य और कीर्ति को याद करके, स्मरण करके, जो आज हिंदू समाज जो एक सुविधा भोगी समाज के तौर पर हो गया, नफासत वाला समाज हो गया है, जो पढ़ लिख करके हंस बनता जा रहा है, हंस को टारगेट करना बहुत आसान होता है। दूसरी तरफ वो समाज है जो मांस के व्यापार में जुटा हुआ है, जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां जहालत की बहुत बड़ी भरमार है, वो अस्त्र शस्त्रों से लैस है। और सबसे बड़ी बात आप उठाकर देखिएगा तो ये है कि वो नया ट्रेंड ये है कि वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मण रेखा लांघना इसी को ना कहते हैं कि वो जब कानून। ठीक है, संदीप जी का भी जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मुकेश जी के पास चलते हैं। संदीप जी, अब देखिए एक बात उन्होंने कही ना, लकड़ी और कुल्हाड़ी, मैं तो सीधे सीधे कहूंगी, सेब चाकू पर गिरे या चाकू सेब पर गिरे, कटना सेब को ही होता है। और सेब कौन इस वक्त है हमें बताने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां कहीं ना कहीं से एक तरफ इशारा कर रही हैं और दूसरे तरफ को नजरअंदाज किया जाता है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहा जाता है कि आपकी पार्टी ने निभाई है। तो कहीं ना कहीं से लक्ष्मण रेखा तो आप लोगों ने भी लांघ दी, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल हमने निभाई है, बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं कि देश में सौहार्द है, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को हमने बढ़ाया है, तो बिल्कुल बढ़ाया है। और लोकतंत्र के संविधान के अधिकारों को हमने जीवित रखा है, तो बिल्कुल हमने ये काम किया और ये काम आगे भी करते रहें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, जो ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का दोष है या जो जिस झंडारदार की बात कर रहे हैं, तो जरा ये बताएं मित्र हमारे कि खरगोन में तो आपकी सरकार है, पिछले 15 वर्ष से आप सत्ता में हैं, 2 वर्ष खरीदी हुई आपकी सरकार है, फिर वहां पर घटना कैसे हो जाती है? अगर वो आप घटना वहां पर नहीं रोक पाते हो, गुजरात में नहीं रोक पाते हो, और ऐसे आपके शुरुआत कहां से हुई थी? धनंजय जी तो इसका जवाब देंगे, मैं सबसे पहले तो मुकेश जी के पास जाऊंगी, लेकिन आप ये बता दीजिए शुरुआत कहां से हुई? करौली कहां था? करौली कहां है पता है ना आपको? और करौली में क्या हुआ? पता है ना आपको क्या है, क्या हुआ था? 2 अप्रैल का दिन याद है ना आपको, या फिर याद दिला दिया जाए? अभी आपने संविधान का हवाला दिया, तो संविधान का हवाला देते हुए आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को सलाखों के पीछे करवा दिया।
आप संविधान को सहूलियत के हिसाब से क्यों नापतोल करने लगते हैं? ये हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों को करौली और करौली की बात आती है तो आपने कहा कौन सा करौली? पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि वहां पर करौली में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को बंद किया गया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। वहाँ ये मैं नहीं कह रही हूँ, करौली में दंगे हुए थे ना, करौली में हिंदू नववर्ष के दिन पत्थरबाजी हुई थी ना। हम किसी एक पर्टिकुलर घटना की बात नहीं कर रहे, हम 2 अप्रैल से शुरू हुई घटनाओं से लेकर आज 26 अप्रैल तक जो परिस्थितियां पूरे देश में बनी है उसको समेकित रूप से ले रहे हैं, उसको टाइमलाइन पर रख रहे हैं। संदीप जी, आप सेलेक्टिव मत होइएगा, यही आपकी पार्टी की परेशानी है कि आप सहूलियत के हिसाब से सेलेक्टिव हो जाते हैं। नहीं, देखिए ये फसल उसी तरह काटने का प्रयास है। गुजरात के गोधरा में एक कांड होता है, 59 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। सरकार किसकी होती है उस पर सवाल नहीं होता है। उसमें जो आरोपी है उसमें आज भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, आज भी पकड़े नहीं गए, सवाल उनसे नहीं होता। मधु कोडवानी जो विधायक थी, जो मुख्य आरोपी थी, वो 14 वर्ष जेल काटती है, और हिंदू हृदय सम्राट बनकर आज कौन बैठा है? मधु कोडवानी को कितने लोग जानते हैं? जरा बताइए, कभी आपने उनका नाम लिया? इसके लिए वो जेल 14 वर्ष रही। कश्मीर में जो हुआ क्यों? 1984 में दिल्ली में जो हुआ, जरा उसका जिक्र भी कर लीजिए। फिर मैंने कहा ना आप सेलेक्टिव हो जाएंगे। मैं तो समय की बात करूंगी लेकिन आप सेलेक्टिव बात करेंगे क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है। मुकेश जी देखिए, यही समस्या है। हमने आज बहुत ही ठीक है मुकेश जी का जल्दी से एक रिएक्शन पहले। हिंदुओं ने सिखों को मारा, आप ये बात कह रही हैं। मुकेश जी देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा कौन लांघ रहा है, हम समेकित रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिविज्म दिखाई दे जाता है। ये क्लियर आउट ही नहीं हो पा रहा है कि समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। मुकेश जी जो अभी कह रहे, तो कांग्रेस तो यही कहती है, और मैं शुरुआत करना चाहूंगा अभी द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है उसमें जो जेएनयू की प्रोफेसर पल्लवी जोशी जो बनी है उनका एक डायलॉग है, काफी फेमस डायलॉग है कि भाई सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। खारगोन की घटना का ये जिक्र कर रहे थे। खारगोन में क्या हुआ? खारगोन में दंगे हुए, वहां उसके बाद बुलडोजर चलाया गया, लेकिन प्रचारित सिस्टम के द्वारा क्या किया गया कि वहां पर मतलब अल्पसंख्यकों के घर को बुलडोज किया गया। लेकिन अगर आंकड़े उठा करके देखें तो 80% घर जो है वो हिंदुओं के घर थे जिनको बुलडोज किया गया, वहां पे दुकानों को बुलडोज किया गया, और उसमें 80% जो है वो हिंदुओं के घर थे। जहांगीरपुरी की बात होती है दिल्ली में कि भाई मुसलमानों के घर को गिरा दिया, बांग्लादेशियों के घर को गिरा दिया। वहां पर जो हिंदुओं के घर और दुकान गिराए गए उसका जिक्र ना असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, ना कांग्रेस करती है, ना कोई दूसरी पार्टी जो वहां पर पहुंचते हैं और जाकर के जो पीड़ितों से बात कर रहे हैं। कोई भी हिंदू पीड़ितों से बात नहीं कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को पहले देखना होगा। जो लक्ष्मण रेखा लांघने की बात होती है, लक्ष्मण रेखा अपने अपने राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से सभी राजनीतिक पार्टियों ने लांघी है। जब जिसको सुविधा हुई वो लक्ष्मण रेखा लांघ करके अपने वोट बैंक को पक्का किया है। अगर महाराष्ट्र की घटना की अगर बात करें आप, तो वहां पर शिवसेना ने जो किया है नवनीत राणा दंपत्ति के साथ, वो पूरी तरीके से जो है वहां पर सीमा रेखा जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघा गया सरकार की तरफ से। कोर्ट ने जो शाहीन बाग में जो किया, शाहीन बाग में जो बुलडोज की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसको कोर्ट ने जिस तरीके से आकर के रोका, मुझे लगता है कि वहां पर कोर्ट ने भी अपनी सीमा रेखा लांघी। और जो मुंबई हाई कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने आज जो फैसला दिया राणा दंपत्ति की बेल एप्लीकेशन को लेकर के, वो भी मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी सीमा रेखा लांघी है और उन पर जो देशद्रोह का जो चार्ज लगाया है, क्योंकि सारी चीजें जो है अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए या अपने आप को उसके साथ चिन्हित करने के लिए ये सीमा रेखाएं अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग जो है लांघते रहे हैं। और सिस्टम जो संस्थान जो है, जो संवैधानिक संस्थान, उन्होंने भी अपनी सीमा रेखाएं लांघी है। इसलिए इस घटना को, ये जो पूरा आप इकोसिस्टम देखे, आप इसको खारगोन से नहीं, खारगोन से करौली से आप लेके आइए, करौली से लेकर के अभी मुंबई तक की जो घटना है, इस पूरी घटना के क्रम को अगर आप देखते हैं, इस टेक्नोलॉजी को आप देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सीमा रेखा लांघी है और अपने अपने हिसाब से काम किया। कोई भी संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो काम कोई भी नहीं कर रहा है जो समाज को करना चाहिए। अभी असदुद्दीन ओवैसी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब शोभा यात्रा महावीर जयंती की निकाली गई तो हथियार लहराए जा रहे थे, मस्जिदों के ऊपर में झंडे फहराने की कोशिश की। इतना ज्यादा झूठ जो है एक सांसद को, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, दिल्ली के हर एक कोने पे, हर एक जगह पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। और खासतौर पे जहां पर अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे आप देखें कि मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण था
उसको जो बुलडोज किया जा रहा था, तो वो तस्वीरें पूरे इंडिया में वायरल है, पूरे वर्ल्ड में वायरल है। लेकिन झंडा लगाने वाले या जो झंडा लगाया जा रहा था मस्जिद में, किसी के पास कोई फुटेज नहीं, ना ही किसी के पास कोई तस्वीर। ये पूरी तरीके से झूठ गढ़ा गया है। और अपने झूठ को यार, उन्होंने जो पत्थरबाजी की है मस्जिद के ऊपर से, जो पत्थर बरसा है, उसके जो विजुअल्स हैं, उनके काट के लिए एक आर्गुमेंट तैयार किया गया है। तो वहां पर भी सीमा रेखा लांघी गई है और सब कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहिए, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लक्ष्मण रेखा लांघ दी जाती है संदीप जी। और नुकसान और खामियाजा कौन उठाता है? ये देश जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम भारत कहते हैं, जहाँ की पॉलिटिकल पार्टी आप भी हैं। लावनी जी, जरा आप एक नेता के लड़के का नाम बता दीजिए जिस कभी दंगे में शामिल रहा हो, आरोपी रहा हो, और इसका दंश कौन झेलता है? आम आदमी झेलता है, आम व्यक्ति झेलता है, जिसकी भावनाओं के साथ खेल के भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है सांप्रदायिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी तो सेक लेती है। लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूँ, स्थान कांड हुआ था, लगभग मुझे याद है आज के लगभग 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष स्थान एक जगह है, स्थान कांड हुआ और उसमें लगभग 14 आरोपी थे। 14 आरोपी में लगभग 10 आरोपी जेल में थे, अभी कुछ दिन पहले वो रिहा हुए। लगभग 7-7, 8-8 साल जेल काटे और उनके घरों में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब भोजन की व्यवस्था हम लोग करते थे। आप बताइए, भारतीय उसमें प्रवीण तोगड़िया जी आए थे, बड़े बड़े नेता, हिंदू हृदय सम्राट लोग आए थे, आए, दंगा कराए, दंगा हुआ, माहौल गर्म हुआ, अपनी राजनीतिक रोटी सेके, उसका राजनीतिक फायदा लिए। लेकिन आप बताइए उनके साथ खड़ा कौन हुआ? उनके बच्चे, आज जो बच्चे एजुकेशन नहीं पाए जेल में होने की वजह से, पिता के किसी घर में 3-3 लोग जेल में थे, उसमें 14 आरोपियों में ये स्थिति थी। और इस स्थिति में कौन खड़ा हुआ उनके साथ? तो ये आप धार्मिक भावनाओं को भड़का के अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुओं का भला हो जाए तो बिल्कुल नहीं भला होगा। अगर धार्मिक भावनाओं से देश चलता या लोगों का भला होता तो पाकिस्तान आज कहाँ होता? और बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र है, सीरिया है, इराक है, बहुत सारे इस्लामिक देश है, अफगानिस्तान है, आज वो कहाँ होते? तो धर्म की संदीप जी, मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जा रही हूँ, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी आपने स्पीच दी, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत कौन करता है या धार्मिक भावनाओं पर खेलता कौन है? ये इसके लिए अगर कांग्रेस, आप ना जो डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहे हैं सर, आज आप ऑफेंसिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो आप पर सवाल पूछा जाएगा। जी ने 2 बातें मेंशन की है। पहली बात उन्होंने कहा बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी का, कांग्रेस बीजेपी को कहती है, बीजेपी कांग्रेस को कहती है। तो ये पहला सवाल है मेरा कि आप लोग जो किसी को सांप्रदायिकता का टैग लगाते हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्या होता है? दंगा हुआ था, दंगा के बाद वहां पर पीड़ितों को देखने की कोशिश नहीं की, तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है। सामाजिक क्षेत्र के लोग इस बात संदीप जी सुन भी लीजिए, आपने जो बात कही उसको सुन भी लीजिए। बहुत सारे एनजीओ की मदद से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके उनके घरों तक जो है मदद पहुंचाई। आज भी उनको वकील मुहैया करवाया जा रहा है सुदर्शन न्यूज की तरफ से, और जो लीगल टीम है उसकी तरफ से हम लोग वकील मुहैया करा रहे हैं। तो समाज की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो संदीप जी, आप भी आगे आइए और अपनी जिम्मेदारी को आप भी निभा सकते हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार संविधान से चलती है और संविधान में जो नियम दिया गया है, जो कानून है, उसके हिसाब से मुआवजा और मदद जो की जाती है वो की जा रही है। उसको अगर कमी बेसी होती है तो उस पर सवाल उठाना लाजमी है। आप उठाइए, उस सवाल से आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप सवाल। लेकिन आपने बात कही कि सांप्रदायिक है, वो मुझे जानना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस आधार में किसी को सांप्रदायिक कहते हैं। कुछ यही आरोप आप पर भी लगता है। ठीक है, तो संदीप जी जल्दी से जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाती हूँ धनंजय जी के पास। भाजपा ये तो कह दे कि माने ना आपके चैनल पे जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं धर्मनिरपेक्ष। उनको गाली लगता है, वो कहते हैं कि ये तो गाली शब्द है। अगर उनको लगता है तो आज आपके चैनल पर अगर ये स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धनंजय गिरी जी सुन रहे हैं आप संदीप जी को? और सुन लीजिए, अगर वो कहते हैं, देखिए उनका एक सवाल है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। हमने उनसे पूछा, मुकेश जी ने उनसे पूछा कि सांप्रदायिक पार्टी होने का आप क्राइटेरिया क्या तय करते हैं? तो उनकी तरफ से आपके लिए एक सवाल है, संदीप जी की तरफ से आपके लिए सवाल है कि आप जरा बताएं कि क्या आज आप अपनी पार्टी को धर्मनिरपेक्ष बता सकते हैं? ये आप क्लियर आउट करिए जरा, संदीप जी और धनंजय जी को आमने सामने लेकर आइए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता है क्या?
हिंदू अच्छा हिंदू बने और आप मुसलमान है या नहीं है, ये भाषण देने की जरूरत ही नहीं है, एक शब्द का काम है। आप कहिए क्या धर्मनिरपेक्ष है, वो एक दिए है ना, ताकि ज्यादा सुना जाए आप तब होगा। भाषण मत दीजिए मित्र, आप ज्यादा सीधे एक लाइन में बोल दीजिए ना, क्या धर्मनिरपेक्ष है। कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है, जिसको बुला रहे भाग जा रहा है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ये डूबता हुआ ये जहाज है, कौन उत्तर ज्वाइन है, करेगा? यही उत्तर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ साम्प्रदायिक पार्टी है। जब खारिज आप कर ये दिया। मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता आपको गाली लगता है, तो बिल्कुल मैं बार बार कहूंगा कि आप सांप्रदायिक हैं और आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप सांप्रदायिक हैं। और वो सांप्रदायिक राजनीतिक सांप्रदायिक सांप्रदायिक आप सत्ता सांप्रदायिक है। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए ना, आपके लिए हिंदू के लिए कोई स्थान है ना, आपके लिए सनातन धर्म के लिए कोई स्थान है। आप संदीप जी आपने सवाल पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है। संदीप जी आपने सवाल पूछा तो उनका जवाब भी सुन लीजिए, ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। धनंजय जी चाहिए कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन के, कोट के ऊपर से राहुल बाबा जनेऊ पहन के और सोमनाथ के मंदिर में जाकर के साइन करते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, जय हिंदू हूँ, और उसके बाद आकर के कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाकर एफिडेविट करती है कि राम काल्पनिक थे, और आज आप राम को कड़कड़ में मानने लगे हैं। ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी, कांग्रेस का षड्यंत्र, कांग्रेस का दोहरा चरित्र। कांग्रेस का जब देश के सामने आता है तो देश की जनता कांग्रेस को खारिज कर देती है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस को म्यूजियम में पाया जाएगा। बच्चों को बताया जाएगा ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया था। इस देश को धर्म के आधार पर बांटने वाली कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी के प्रधानमंत्री ने खड़ा होकर प्रधानमंत्री ने ऑन कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ जो छल किया, जो कांग्रेस पार्टी ने किया, इस देश के बहुसंख्यक समाज को जितनी पीड़ा दी, जितना उत्पीड़न हुआ, जितना बहुसंख्यक समाज ने झेला है कांग्रेस पर विश्वास करके, उस कारण से संदीप भाई अभी भी शर्म करिए और उस कांग्रेस पार्टी को क्या चीज समझिए। आगे डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं, ये जहाज डूबने वाला है। अभी आप किसी बड़े एक सेलिब्रिटी को ज्वाइन कराना चाहते थे, उसने पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथों से कान बंद करते हैं जो कांग्रेस का नाम सुनते हैं लोग। इस देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को पहुंच गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, आपने अल्पसंख्यक समाज के साथ तुष्टीकरण का खेल खेला, आपने उसको पढ़ने नहीं दिया, आपने उसे जाहिल बना कर रखा। ठीक है, लेकिन देखिए, लेकिन ठीक है, मुकेश जी के पास चलते हैं, मुकेश जी के पास चलते हैं। देखिए इस दोनों को मैंने आमने सामने कर दिया था मुकेश जी, अपने तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन एक जो बात हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि लक्ष्मण रेखा जो लांघ रहे हैं, पहले वो क्लियर कर लें कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में बड़ा अंतर क्या होता है। यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जिस तरीके से तर्क देती हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि संविधान अब सिर्फ एक कहने के लिए संविधान हो गया? संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन संविधान के अंदर मूल जो चीजें हैं मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ी है। शायद यही वजह है इसीलिए कि तर्कों के साथ साथ कुतर्क निकलने लगते हैं। मुकेश जी देखिए लावनी, एक चीज है, जैसे संदीप जी ने कहा कि मैंने पूछा था कि सांप्रदायिकता किस आधार पे आपके सांप्रदायिक पार्टी है, किस आधार पे? अगर हिंदू हित की बात करना, सांप्रदायिक बात करना है तो मैं कहूंगा ठीक है, सांप्रदायिक है। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में अब तक अगर आंकड़े पे बात कीजिए आप, सबसे ज्यादा जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो अब तक का, जब तक कांग्रेस के 70 साल के शासन का पूरा जो बजट था और ये जो 7 साल का जो बजट है, इस बजट को मिला लीजिए तो 7 साल का बजट 70 साल के बजट पे भारी है। 3 गुना ज्यादा काम जो है इस बार जो है 7 साल में हुआ है अल्पसंख्यक मंत्रालय से, और 3 गुना ज्यादा जो है बजट खर्च किया गया है। और इसका विरोध भी हो रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जो बजट खर्च किया जा रहा है, भारत सरकार जो बजट दे रही है, वो भी अल्पसंख्यक केवल मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पैसा जो अल्पसंख्यक मंत्रालय में आता है उसका 98% पैसा जो है वो केवल मुसलमानों पे खर्च हो रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है और इस पे भी जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। तो बीजेपी अगर मान लीजिए कहीं भी, मैं तो कहता ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदू हित की बात जो है खुल करके की जाती है और योगी सरकार ने हिंदू हित के लिए बहुत कुछ किया है, लोग उसको कह रहे हैं। लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो वहां पर मुसलमानों के लिए भी, और योगी सरकार ने जो काम किया
कहते हैं कि योगी सरकार अपने काम के बूते दोबारा सत्ता में लौट के आई है, तो योगी सरकार ने जो काम किया, सरकारी जो सड़कें बनाई है, क्या वो केवल हिंदू चलते हैं उस सड़कों पे? क्या मुसलमान नहीं चलते? जो हवाई अड्डा बना जेवर का, क्या उसमें मुसलमानों के लिए एंट्री बंद है क्या? जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब में हिंदू मुसलमान को बिल्कुल कहें जो उस बिना भेदभाव के किया गया है। और उस हिसाब से चूंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे जो है सारी योजनाएं जो है अमल में लाई गई है। इस आधार पे कोई नहीं कह सकता है कि ये जो है सांप्रदायिक पार्टी है। लेकिन जिस आधार पे कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है जब से मोदी की सरकार 2014 के बाद से आई है, तो हिंदुओं की बात भी सुनी जाने लगी है। हल नहीं हुआ समस्या का, लेकिन कम से कम जो है संदीप लोग जी, सुन। ठीक है संदीप जी, तो यही सवाल है आपसे, क्या हिंदू हितों की बात कर देना सांप्रदायिक पार्टी हो जाता है? नहीं, बिल्कुल सनातन की बात करना अगर होता तो 16 राज्यों में बहुत अच्छा अधिनियम हमने लागू किया। बहुत सारे मंदिरों का, सोमनाथ मंदिर से लेकर बहुत सारे मंदिरों का संरक्षण संवर्धन हमने किया। हमने बहुत सारा जो है सनातन धर्म के लिए किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बताइए सांप्रदायिकता होती क्या है? सांप्रदायिकता ये होती है कि धर्म के नाम पर आप राजनीति करके धर्म की खेती तो करते हैं, लेकिन धर्म के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। आप अभी बताइए, जब योगी सरकार की बात कर रहे थे मुकेश जी, पहली बार जब योगी सरकार बन के आई तो इन्होंने कहा कि मदरसों का आधुनिकीकरण होगा। ये योगी जी के बयान है, मुकेश जी ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा मदरसों का आधुनिकीकरण होगा, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। जरा बताइए संस्कृत पाठशाला की आपने क्यों बात नहीं की? आप बताइए, आपने 5 साल में कितने संस्कृत विद्यालय आपने खोले हैं? आप बताइए, आपके मैनिफेस्टो में था, आपने कहा था कि एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपने क्यों नहीं बनाई? पत्रकार है, एडिटर है, आपका सम्मान है, आपने सवाल किया, मुझे उत्तर देने दीजिए। वहां पर कंप्यूटर के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, पढ़ाते नहीं है, बात अलग है, क्योंकि आप लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। आप अपने बच्चों को केवल कुरान पढ़ाना चाहते हैं। जो इसलिए आधार पर कह रहे हैं कि उन्होंने मदरसों में कंप्यूटर दे दिया, गणित के टीचर दे दिए और साइंस के टीचर दे दिए। जवाब पूरा नहीं। विद्यालय की बात कह रहे हैं, संस्कृत विद्यालय भी चल रहे, बहुत सारे जो है गुरुकुल खोले गए हैं। ऐसा नहीं कि गुरुकुल नहीं खोला गया, संस्कृत विद्यालय अलग से नहीं खोले गए, विश्वविद्यालय भी है संस्कृत का, संस्कृत के कॉलेज भी आपके मेरठ में भी है। तो ये बात आप नहीं कह सकते कि संस्कृत पे आप नहीं कह, लेकिन इस आधार पे अगर कहते हैं कि भाई कुरान के साथ साथ कंप्यूटर और विज्ञान की किताबें क्यों दी गई मदरसों में, उस आधार पे अगर सांप्रदायिक। मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समय की कुछ सीमाएं, इसलिए मेहताब उस्मानी साहब का भी एक स्टेटमेंट पहले ले लेते हैं। हमारे साथ अभी जुड़े, ठीक है संदीप जी, मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज। मेहताब उस्मानी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेहताब उस्मानी साहब, उसके बाद आप जाइए। संदीप जी बस 5 सेकंड, जरा 5 सेकंड संदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि मेहताब उस्मानी साहब अभी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल मेहताब साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल मेरा सीधा सीधा होगा कि लक्ष्मण रेखा लांघने की बात हो रही है, यहाँ पर परिस्थितियां देश में ऐसी बनती जा रही हैं कि यहाँ पर पत्थर भी उठते हैं, पत्थर उठाने के एवज में देखिए क्या क्या परिस्थितियां बन जाती हैं। तो लक्ष्मण रेखा कौन लांघ रहा है, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपका फर्स्ट कमेंट सर। मैडम देखिए, ये इसका जवाब तो सरकार देगी ना। आखिर लोग लक्ष्मण रेखा लांघ क्यों रहे हैं? ऐसी क्यों परिस्थिति बन गई देश में कि लोगों को लक्ष्मण रेखा लांघनी पड़ रही है? ये जवाब सरकार देगी कि इस तरीके की परिस्थिति बनी क्यों देश में, धर्म की राजनीति हुई क्यों देश में, ये तो सरकार देगी ना ये जवाब, ये हम नहीं देंगे, ये सरकार का काम है जवाब देना। सरकार का जवाब काम है जवाब देना, लेकिन समाज में तो आप लोग भी आते हैं ना। समाज की क्या जिम्मेदारी है, समाज की क्या जिम्मेदारी है, आपकी आपके कौम की क्या जिम्मेदारी है, आपके कौम की क्या जिम्मेदारी है? सरकार के रूल को फॉलो करना। और सरकार कहती है कि शोभा यात्रा निकले तो उस पर पत्थर बरसाओ। सरकार कहती है कि हिंदू पर्व हो तो तलवार और लाठी लेकर निकल जाओ लट्ठम लट्ठा करने के लिए, ये सरकार कहती है। सरकार चाहे तो तिनका भी ना हिला सके कोई, सरकार के बिना मर्जी का थोड़ी माहौल खराब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैडम, मतलब आप ये सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि आपके कौम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? चाहे तो 0% भी क्राइम नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, अगर सरकार गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है, एक भी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं होती है, इधर तलवारें लेके घूम रहे हैं, इधर उधर दंगा फसाद करते होती है। डंडे से जो लोग सीधा होते हैं ना, उन पे डंडा चलाना जरूरी है। डंडा कुछ कहना चाह रहे हैं? सही बात है सर, डंडा चलाना जरूरी है। बात सरकार की आ रही है तो धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय जी, लोग खुले हाथों से दिन दहाड़े पिस्तौल लेकर के पुलिस पर गोलियां चला रहे हैं, उनसे आप लक्ष्मण रेखा की बात करती हैं। जिस समाज को अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि आपने कंप्यूटर क्यों दे दिया, यानी कि आधुनिक करने में उनको समस्या है,
वो चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक भाषा डिबेट का विषय है 20 करोड़ से ऊपर की आबादी को अल्पसंख्यक किस हिसाब से कह रहे हैं, और वो आबादी लगातार दूसरे के लिए पूरी दुनिया में परेशानी का कारण बनी हुई है। पूरी दुनिया में कहीं कत्लो गारत हो रहा है, कहीं बम फूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसके कारण एक पर्टिकुलर लोग ही हैं, तो उनको प्रॉब्लम है। ये जाहिल और जहालत बना करके रखना चाहते हैं, ये नारा देना चाहते हैं कि मरते हैं मुसलमान मोहब्बत के नाम पर, और ये लोग कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाए हुए हैं, कानून व्यवस्था को मानते ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण नहीं रुकी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस ने एक लंबे समय से इस अल्पसंख्यक समाज को सहलाया है, इस समाज को खड़ा किया है, उनके अंदर एक डर और भय का माहौल पैदा करके रखा है, उनको वोट बैंक बना कर रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज की सुध ली गई है, अल्पसंख्यक समाज की बहुपेटियों की सुध ली गई है। अरे संदीप जी, आप बार बार कई सवाल कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत यूनिवर्सिटी आपके मैनिफेस्टो में भी नहीं था। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने मैनिफेस्टो को आगे बढ़ा दिया था, क्या हुआ था? अरे सर, कम से कम, फिर मैंने कहा ना, सहूलियत की राजनीति करने लगते हैं आप लोग। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, आप तस्वीर को एक जगह पर केवल टिकाने की कोशिश करते हैं, जबकि तस्वीर में 4 कोने होते हैं ना सर, चारों कोनों की बात करिए, एक कोने पे मत चिपके रहिए। और यही वजह, इसीलिए हमने आज ये मुद्दा रखा कि लक्ष्मण रेखा कौन लांग रहा है। यहाँ पर मुकेश जी और मेहताब उस्मानी साहब भी है, जरा आमने सामने लेकर आए, क्योंकि मुकेश जी देखिए, मेहताब उस्मानी साहब ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, यानी समाज की, कौम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहां पर सीधे सीधे ये जो दीनी जो तालीम दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि काफिरों को मारो, ये मेहताब साहब आपसे मेरा बहुत डिस्कशन हुआ इस पर, और ये फैक्ट है, ये कहा गया है कि काफिरों को मारो, वहां पे क्या लक्ष्मण रेखा उल्लंघन नहीं होता है? मुकेश जी और मेहताब उस्मानी साहब को आमने सामने लेकर आइए। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि काफिरों को मारो। पहली बात तो काफिर शब्द आया नहीं है, आपको आपके नॉलेज के लिए बता दो, काफिर शब्द कुरान में आया नहीं है। पहले जहाँ से इस्लाम चला वहाँ हिंदू आपको पता है, तो काफिर शब्द का अपने आप से जोड़ना, हिंदुओं को अपने आप से जोड़ना, वो गलत है, ठीक है ना। वो काफिर अगर कहा भी गया है तो वो हमारे उन्हीं लोगों को कहा गया है जो नमाज से फॉलो नहीं करते, आप अपने ऊपर आप जो बात कह रहे हैं, आपको बहुत आसानी से नेता आसानी से डिबेट में आपको ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो लगता है कि आप मुसलमान हो कि नहीं, मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि अपने कुरान 26 को आयत में हटा करके संशोधन कर करके जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जो लिखा है वो वाला कुरान पढ़े हो ना, पुराना कोई कुरान पढ़े हो। जो काफिर की बात जो है पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, आपको बताइए वो काफिर के बारे में क्या लिखा हुआ है? आपने कुरान पढ़ी है? आपने कुरान नहीं पढ़ी तो आप मुझे मतलब भी मत बताइए। घर में भी है, मैंने सिलेबस में पढ़ा हुआ है। मतलब पूछिए, जो कुरान पढ़ा लिखा है, जिसको कुरान का पूरा इल्म हो, आप उससे पूछिए, वो मुझे बताएगा। आप ना बताएं तो अच्छा है, क्योंकि आप कोई वैसी किताब नहीं है कि जिसको मैं डिस्कस करूं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो है ना, अभी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे बात करो। आप कह रहे हो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप अपने बच्चों को कहो कि मस्जिद पे पत्थर जमा करो, मस्जिद पे बोतलें जमा करो, हथियार घर में इकट्ठे करो, और जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकले तो ऊपर से पत्थर बरसाओ, बोतलें फेंको, और सामने से आए तो तलवार से काट दो। ये क्या मुसलमान के पीछे में क्या मुसलमानों को कंट्रोल करने में लगा देगी? किसी ने बोला है आपको क्या ऐसा करने के लिए बोला है? आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आपको किसी ने बोला है? तो फिर मस्जिदों पर पत्थर क्यों इकट्ठा होते हैं, ये भी बता दीजिए ना। वो सवाल पूछ तो रहे हैं कि मस्जिदों में जो ऊपर पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं क्यों होते हैं? पत्थर इकट्ठे होते हैं, आपको किसने बोला? जुलूस जब से मैं पैदा हुआ तब से तजिया का जुलूस निकलते हुए देख रहा हूँ, हथियारों के साथ तजिया का जुलूस निकलता। क्या किसी हिंदुओं के घर से? ठीक है, कुल मिलाकर देखिए, समय की सीमाएं हैं, बहुत बड़ा समय की सीमाएं हैं। हमें मुझे थोड़ा सा डिबेट अब यही खत्म करनी होगी। समय की कुछ सीमाएं, मुझे बार बार ये डिबेट खत्म करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि समय की सीमाएं। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इतना जरूर है, देखिए, जब हम बात करते हैं कि कौन लांग रहा है लक्ष्मण रेखा, तो ये तय खुद को भी करना होगा, क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है दूसरी सांप्रदायिक है, दूसरी कहती है पहली वाली सांप्रदायिक है, एक कोई कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरा ये कोई क्यों नहीं समझता कि समाज और कौम की भी जिम्मेदारी होती है। तो लक्ष्मण रेखा कौन लांग रहा है, इस 40 मिनट के डिबेट में आपने खुद देख लिया होगा। इसलिए जो बदली हुई परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में खुद का और खुद को परिस्थिति के साथ समेकित करते हुए दोनों चीजों का आकलन करने की जरूरत है। तो शायद इस सवाल
सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।